नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। हम पढ़ रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आज ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर हम देख चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी 100 एमसीक्यू रहने वाला है और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या होने वाला है इसमें। टॉपिक होंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लेबर लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और इंटरनेशनल लॉ। तो सबसे पहले हम संविधान के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, In which of the following case the question regarding reservation is considered by the Supreme Court first time? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया? ऑप्शन ए मंडल कमीशन केस, ऑप्शन बी रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन सी चंपकम दोराय राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन डी एम.आर. बालाजी केस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंपकम दोराय राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसी केस में पहली बार आरक्षण के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया था। क्वेश्चन नंबर 2, द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड इन विच केस? संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किस केस में? ऑप्शन ए इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ऑप्शन बी आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन डी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 का केस है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेसिक स्ट्रक्चर पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस वॉज डिसाइडेड बाई फुल बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 13 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? निम्न में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ, जिसमें 13 न्यायमूर्ति थे, द्वारा निर्णित किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस ए के गुप्ता, ऑप्शन बी एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ऑप्शन सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन डी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें 13 न्यायमूर्ति थे। क्वेश्चन नंबर 4, the Supreme Court of India for the first time struck down the carry forward rule as unconstitutional in the following case? भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रनयन नियम को पहली बार निम्नांकित वाद में असंवैधानिक माना? ऑप्शन ए बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ऑप्शन बी रंगाचारी वर्सेस जनरल मैनेजर साउदर्न रेलवे, ऑप्शन सी अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन डी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, हु शैल हैव पावर टू सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी लॉ मिनिस्टर विधि मंत्री को, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा के सभापति को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह दे रहा है तो राष्ट्रपति भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? संविधान के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया? ऑप्शन ए 97th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 98th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 99th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 91st अमेंडमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 99th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। इस संविधान से क्या हुआ था? एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से संबंधित इसमें कुछ रूल बनाए गए थे, और बाद में इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 7, अ सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड एट द एज ऑफ? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त किस आयु में
होता है? ऑप्शन ए 58 ईयर्स, ऑप्शन बी 70 ईयर्स, ऑप्शन सी 62 ईयर्स, ऑप्शन डी 65 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी जुडिशरी, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अगर संघीय प्रणाली में हम देखें तो हमेशा संघीय प्रणाली में न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, तो उसके संरक्षक कौन है संविधान के? वो है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन ए नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जिस संसद का दोनों सदन होता है, जो उसकी ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता जो करता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो वहां पे आंसर हो जाता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बुलाने का काम करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है जो वो स्पीकर करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशंस, दिस स्टेटमेंट इज वन ऑफ द फॉलोइंग, विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए सोक्रेट्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रास्कोपाउंड, ऑप्शन डी अरिस्टोटल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरिस्टोटल। अरिस्टो ने कहा लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन। क्वेश्चन नंबर 2, Who of the following jurist said that law is a command of the sovereign? विधि संप्रभु का समादेश है, यह विधिवेत्ता मतलब यह किस विधिवेत्ता ने कहा था? ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम, ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी हेंस किल्सन, ऑप्शन डी रॉस्को पाउंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने कहा लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। Question number 3, who said that law is not to be deducted from the rule but the rule from the law? किसका कथन है कि विधि नियम से नहीं अपितु नियम विधि से निकाला जाता है? ऑप्शन ए पोलस, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी अल्पियन, ऑप्शन डी सामंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोलस। Question number 4, a person must obey the law of the state. If he does not like the law of any state, he should go to another state. This statement is related to व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चले जाना चाहिए। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सोक्रेट्स, ऑप्शन डी ऑस्टिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोक्रेट्स। Question number 5, according to Austin, which one of the following is not an essential element of law? ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है? ऑप्शन ए कमांड, ऑप्शन बी आइडियल, ऑप्शन सी ड्यूटी, ऑप्शन डी सैंक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइडियल। आइडियल जो है वो ऑस्टिन के अनुसार विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है। ऑस्टिन ने बोला था लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, तो उसमें कमांड भी आ जा रहा है और इसमें बोला था बेक्ड बाय सैंक्शन, तो इसमें अनुशासित होनी चाहिए और इसमें ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन आदर्श की बात उन्होंने नहीं की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथर ऑफ द बुक प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी सामंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्टिन।
क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्टिन्स बुक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड इज। ऑस्टिन की जो पुस्तक थी द प्रोविंस ऑफ डिटरमाइंड वो क्या थी? ऑप्शन ए हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। ऑप्शन बी द लेक्चर डिलीवर्ड इन द लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान। ऑप्शन सी एन आंसर टू एन एसे बाय ग्रे ऑन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार पर ग्रे के निबंध का उत्तर। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द लेक्चर डिलीवर्ड इन द लंदन यूनिवर्सिटी। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड जो पुस्तक थी ऑस्टिन की, उन्होंने जो लंदन में अपने लेक्चर डिलीवर किए थे वही उसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, द थियरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी रॉस्को पाउंड, ऑप्शन डी डाइसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉस्को पाउंड। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नेम्ड बुक वाज रिटन बाय। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी केल्सन, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी जूलियस स्टोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जूलियस स्टोन के द्वारा। Question number 10. According to Duguid, the division of labor is most important fact of social cohesion. He named it as theory of. ड्यूगिड के अनुसार सामाजिक संशक्ति में श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व का तथ्य है। इस सिद्धांत को उन्होंने क्या नाम दिया? ऑप्शन ए सोशल सॉलिडेरिटी, ऑप्शन बी वोग्जिश थियरी, ऑप्शन सी सोशल इंजीनियरिंग थियरी, ऑप्शन डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी। उन्होंने उसको सिद्धांत दिया सामाजिक समीकता का सिद्धांत। कॉन्ट्रैक्ट संविदा के क्वेश्चन नंबर 1, मेनू कार्ड इन होटल इज। होटल के मेनू कार्ड क्या है? ऑप्शन ए एन ऑफर, ऑप्शन बी एन इन्विटेशन टू ऑफर, ऑप्शन सी प्रपोजल, ऑप्शन डी प्रॉमिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन इनविटेशन टू ऑफर। होटल के जो मेनू कार्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक इनविटेशन टू ऑफर होता है जो होटल वालों की तरफ से, उसके बाद आप जा करके वहां पे प्रस्ताव रखते हैं अपना, तो प्रस्ताव आपकी तरफ से रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। एन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी अ प्रॉमिस, ऑप्शन डी एन एग्रीमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अ प्रॉमिस। जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 3, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन। भूतकालीन प्रतिफल वैध है कहाँ पर? ऑप्शन ए इंग्लैंड वनली, ऑप्शन बी इंडिया वनली, ऑप्शन सी बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इंडिया वनली। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। निम्न में से कौन सा तत्व संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए फ्री कंसेंट, ऑप्शन बी लॉफुल कंसिडरेशन, ऑप्शन सी कॉम्पिटेंट पार्टीज, ऑप्शन डी रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट भी इंपॉर्टेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन और कॉम्पिटेंट पार्टीज, लेकिन कोई रीजनेबल टर्म और कंडीशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज अ। संविदा अधिनियम की धारा 11 में एक व्यक्ति संविदा करने में अक्षम माना जाता है यदि वह है क्या? ऑप्शन ए अवयस्क माइनर, ऑप्शन बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑप्शन सी पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड कंसेंसस एड इडम मीन्स। एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक्य, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नो एग्रीमेंट कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। किसी भी करार का एक से अधिक अर्थ नहीं हो सकता। ऑप्शन बी टू अग्री इन द सेम वे, एक ही अर्थ में करार करना। ऑप्शन सी टू अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार होना। ऑप्शन डी
टू अग्री फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द सेम सेंस, भिन्न वस्तुओं के लिए एक ही अर्थ में करार होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार होना। कंसेंसस एड इडम का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी ने प्रपोजल किया एक पेन लेने का, तो सामने वाला भी उसी पेन को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हो, कुछ और नहीं, मतलब दोनों तरफ से एक ही वो वस्तु भी हो और उसका एक ही अर्थ में भी उसके लिए करार किया जाए, तब तो होगा वो कंसेंसस एड इडम। Question number 7. A agrees to sell his scooter worth rupees 10,000 to B for rupees 5,000 only as consent was obtained by coercion. Here the agreement is अ अपनी स्कूटर जिसकी कीमत 10,000 रुपए है उसको प्रपीड़न द्वारा ब को 5,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ यह समझौता क्या होगा? ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी अनलॉफुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वॉइडेबल। जब भी कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर इन सब में जो है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, वो वॉइडेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8. एज ए जनरल रूल एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, सामान्य नियम के अनुसार, सामान्य नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। एक समझौता बिना प्रतिफल के क्या होता है? ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी अनलॉफुल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वॉइड। बिना प्रतिफल के कोई जो करार होता है वो शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9. देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है यदि ऑप्शन ए अग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ऑप्शन बी पार्टीज टू द एग्रीमेंट आर इन नियर रिलेशनशिप, ऑप्शन सी अग्रीमेंट इज मेड ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ऑप्शन डी ऑल द करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द करेक्ट। विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए और ये नेचुरल लव और अफेक्शन में होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 10. B's bag is A found laying and gives it to him. B promises to pay ₹50 to A that ख की थैली क पड़ी पाता है और उसको दे देता है। क को ख जो है वो 50 रुपए देने का वचन देता है, यह क्या है? ऑप्शन ए प्रॉमिस ओनली, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, ऑप्शन डी देयर इज ओनली वन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल नॉट देयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए ए है, उसने बी की पड़ी हुई थैली पाली, अब बी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। टॉर्ट लॉ, अपकृत्य विधि। क्वेश्चन नंबर 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल रॉन्ग, निम्न में से कौन सा अनुयोज्य दोष है? ऑप्शन ए इंजूरिया साइन डैमनम, ऑप्शन बी डैमनम साइन इंजूरिया, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंजूरिया साइन डैमनम, यानी कि क्षति बिना हानि। इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई वास्तविक क्षति नहीं होती, लेकिन अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप प्रतिकर पाने के हकदार हैं। तो एक्शनेबल रॉन्ग क्या हो गया? एक्शनेबल रॉन्ग वो रॉन्ग होता है जिसमें आपको क्षति साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, आपको ये नहीं साबित करना हो पड़ता कि मुझे कोई आर्थिक नुकसान हुआ है या ठीक है कोई वास्तविक नुकसान हुआ है, आपने बस ये साबित कर दिया कि मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, इतना इनफ है, ठीक है, आप उसके बाद आप प्रतिकर पालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2. लायबिलिटी इन टॉर्ट्स डिपेंड ऑन, अपकृत्य में दायित्व निर्भर करता है। ऑप्शन ए क्वांटम ऑफ डैमेज सफर्ड, ऑप्शन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटेंशन, ऑप्शन सी इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट, ऑप्शन डी इफेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट। अपकृत्य में जो दायित्व निर्भर करता है वो निर्भर करता है कि आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉर्ट, निम्न में से कौन सा क्षति का संगठक नहीं है? ऑप्शन ए रॉन्गफुल एक्ट, ऑप्शन बी डैमेज, ऑप्शन डी सी रेमेडी, ऑप्शन डी मेंस्ट्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेंस्ट्रिया। अगर आप टॉर्ट में एक सामान्य नियम देखें तो वहां पर मेंस्ट्रिया आवश्यक नहीं होता है, अगर हम कुछ अपकृत्य को छोड़ दें तो, ठीक है। क्या होता है कि अगर मेंस्ट्रिया आपका
है भी, अगर आप कोई सही एक्ट कर रहे हैं तो फिर भी वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। और अगर आप कोई गलत एक्ट कर रहे हैं तो आपका मेंस रिया वहाँ भले ही अच्छा हो लेकिन फिर भी आप टॉर्ट के लिए लायबल माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ, जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है वह अपने लिए कार्य करता है। ऑप्शन बी, थिंग्स स्पीक इज फॉर इटसेल्फ, चीजें अपने आप बोलती हैं। ऑप्शन सी, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्षतियों की दूरस्थता। ऑप्शन डी, नन ऑफ देम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ, जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है वह अपने लिए कार्य करता है। मान लीजिए कोई मास्टर है, ठीक है, कोई मास्टर है मतलब कोई मालिक है और उसकी तरफ से क्या काम कर रहा है, उसका नौकर काम कर रहा है। तो अब नौकर अगर कुछ भी ऐसा काम करता है, उसके जो है कि अगर जो काम उसका है अगर उस दौरान वो कुछ करता है उसका नौकर, तो ये माना जाएगा कि मालिक ने वो काम खुद किया है। ठीक है, यहाँ पर फॉलो होता है विकेरियस लायबिलिटी का रूल। Question number 5. When two or more person commit same tort against the same plaintiff, they may be, जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही अकृत्य कार्य के लिए किसी एक ही वादी के विरुद्ध कार्य करते हैं तब वो क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए, कंपोजिट टॉर्ट फीजर्स। ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ऑप्शन सी, टॉर्ट पार्टनर्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपोजिट टॉर्ट फीजर्स उनको बोला जाता है, उनको बोला जाता है सामूहिक अपकृत्यकर्ता। Question number 6. The leading case on the subject of distinction between joint tortfeasors and independent tortfeasors, संयुक्त अपकृत्यकारी एवं स्वतंत्र अपकृत्यकारी के मध्य अंतर हेतु प्रमुखवाद कौन सा है? ऑप्शन ए, मेरी वेदर वर्सेज निक्सन। ऑप्शन बी, राम कुमार वर्सेज अली हसन। ऑप्शन सी, राइलैंड्स बनाम फ्लेचर। ऑप्शन डी, एसबी वर्सेज वाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरी वेदर वर्सेज निक्सन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? ऑप्शन ए, पब्लिक न्यूसेंस इज एन ऑफेंस, प्राइवेट न्यूसेंस इन ए सिविल रॉन्ग। ऑप्शन बी, पब्लिक न्यूसेंस इज ए सिविल रॉन्ग और प्राइवेट न्यूसेंस इज एन ऑफेंस। ऑप्शन सी, बोथ आर सिविल रॉन्ग। ऑप्शन डी, बोथ आर क्राइम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक न्यूसेंस इज एन ऑफेंस, प्राइवेट न्यूसेंस इज अ सिविल रॉन्ग। जो सार्वजनिक उपताप है वो क्या है? अपराध है, ठीक है, और जो सिविल रॉन्ग होती है यानी व्यक्तिगत उपताप होती है वो सिविल रॉन्ग है, दीवानी दोष है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफेमेशन बाय स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर इज नोन एज, बोले गए शब्दों या संकेतों द्वारा अवमान क्या है? ऑप्शन ए, इन्यूंडो। ऑप्शन बी, स्लैंडर। ऑप्शन सी, लिबल। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लैंडर। जब आप कोई चीज बोलकर करते हैं या मतलब शब्दों से जैसे करते हैं या संकेतों से करते हैं तो ये क्या होता है, ये परमानेंट फॉर्म में नहीं होता है, ये होता है टेम्परेरी फॉर्म में। तो जब भी आप कोई चीज टेम्परेरी फॉर्म में कर रहे हैं वो क्या होता है, वो होता है स्लैंडर। अगर यही जो बोले गए शब्द हैं अगर किसी ने इसका वीडियो बना लिया तो ये अब स्लैंडर नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा लिबल, क्योंकि अब ये परमानेंट फॉर्म का हो गया। ठीक है, तो स्लैंडर मतलब होता है जो टेम्परेरी फॉर्म में हो और लिबल का मतलब होता है जो परमानेंट फॉर्म में हो, जैसे किसी पिक्चर में हो, किसी वीडियो में हो। ठीक है, इसमें। और इन्यूंडो क्या होता है, ये क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में तो लगते हैं कि हाँ ये एकदम सही है लेकिन वो एक्चुअल में सही नहीं होते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्यूंडो। क्वेश्चन नंबर 9, टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन कैन बी रिस्पेक्ट ऑफ अ, मानहानि का अकृत्य हो सकता है। ऑप्शन ए, लिविंग पर्सन ओनली। ऑप्शन बी, डिजीज्ड पर्सन। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, आइदर ए और बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिविंग पर्सन ओनली। जो डिफेमेशन का जो टॉर्ट है अगर वो देखा जाए तो वो सिर्फ लिविंग पर्सन के लिए होता है। अगर यही हम बात करें, अगर इसको ऑफेंस में हम देखते हैं तो ऑफेंस में जो डिजीज्ड पर्सन है उसके प्रति भी हो जाता। ठीक है, लेकिन जो टॉर्ट है वो सिर्फ जो लिविंग पर्सन है उनके प्रति हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंप्लाइज, आत्यंतिक दायित्व नियम बताता है क्या? ऑप्शन ए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ओनली। ऑप्शन बी, स्टेट लायबिलिटी ओनली। ऑप्शन सी, स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिक्टर दैन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ये जो कठोर दायित्व है उससे भी कठोर दायित्व है, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है उसमें कुछ एक्सेप्शन है लेकिन जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी स्ट्रिक्ट है। हिंदू विधि
क्वेश्चन नंबर 1, मनुस्मृति इज रिलेटेड विथ। मनुस्मृति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन सी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन डी लॉ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉ। मनुस्मृति का संबंध विधि से है। क्वेश्चन नंबर 2, दाया भाग इज ऑथोराइज्ड बाई। दाया भाग के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी जीमूतवाहन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीमूतवाहन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। निम्न में से कौन हिंदू विधि की शाखा है? ऑप्शन ए मिताक्षरा, ऑप्शन बी दाया भाग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। मिताक्षरा और दाया भाग ये दोनों ही हिंदू विधि की शाखा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लीगल स्टेटस ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली। हिंदू संयुक्त परिवार की विधि की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज अ लीगल पर्सन, ऑप्शन बी हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज अ नेचुरल पर्सन, ऑप्शन सी हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज बोथ लीगल एंड नेचुरल पर्सन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव, क्योंकि जो हिंदू संयुक्त परिवार है वो लीगल पर्सन नहीं है, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए नन ऑफ द एबव कर देंगे। ये लीगल पर्सन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर सपिंडा टू ईच अदर द मैरिज इज। यदि एक हिंदू विवाह के आपसकार आपस में एक दूसरे के सपिंडा में है तो विवाह क्या होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वॉइड। अगर दो पक्षकार जो हैं वो शादी कर रहे हैं और वो सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं तो उनका विवाह जो होगा वो वॉइड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज फिक्स्ड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह हेतु आयु निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ऑप्शन बी द हिंदू मैरिज एक्ट, ऑप्शन सी द स्पेशल मैरिज एक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों ही एक्ट्स में मेल मतलब जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनकी शादी की एज निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज बीन मेड कंपल्सरी बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 14, ऑप्शन सी सेक्शन 8, ऑप्शन डी सेक्शन 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 8। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, सेक्शन 8 में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया जाए तो भी विवाह पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि विवाह वैलिड नहीं रहेगी, विवाह वैलिड ही रहेगी, लेकिन आपको वहां पर 25 रुपए का जुर्माना लगा देंगे। ठीक है, और यही बात सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में बताई गई थी कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हों। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वैलिड मैरिज। निम्न में से कौन सी शादी शून्य नहीं है? ऑप्शन ए दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज आइदर पार्टी हैज ए स्पाउस। शादी के समय किसी एक पक्षकार के पति या पत्नी थे। ऑप्शन बी द पार्टीज आर सपिंडा टू ईच अदर। पक्षकारों के मध्य सपिंडा का रिश्ता था। ऑप्शन सी द पार्टीज आर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। पक्षकारों के मध्य वर्जित रिश्तेदारी थी। ऑप्शन डी द आइदर पार्टी इज ऑफ बैड कैरेक्टर। एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक पक्षकार का चरित्र खराब होना ये शादी को शून्य नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9, रसेल वर्सेस रसेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इन हिंदू लॉ। हिंदू विधि में रसल बनाम रसल का वाद निम्न में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए डिजर्सन, ऑप्शन बी क्रुएलिटी, ऑप्शन सी एडल्ट्री, ऑप्शन डी लेप्रोसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रूरता से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए सेक्शन 13, ऑप्शन बी सेक्शन 13 बी, ऑप्शन सी सेक्शन 13 ए, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 13 बी। मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मुस्लिम लॉ डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मुस्लिम विधि निम्न में से किस विषय पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए गिफ्ट, ऑप्शन बी मेंटेनेंस,
ऑप्शन सी ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस इज नोन एज, मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फिक्ह, ऑप्शन बी क्यास, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम विधि शास्त्र को फिक्ह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इजमा एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ मीन्स, मुस्लिम विधि के एक स्रोत इजमा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए यूनानिमस ओपिनियन ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट, ऑप्शन बी ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी इनोलॉजिकल डिडक्शन थ्रू रीजनिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट। अब जो ट्रेडिशनल ऑफ प्रॉफिट है ये क्या था? ये सुन्ना था, सुन्नत जिसको बोलते हैं, और जो एनालॉजिकल डिडक्शन थ्रू रीजनिंग था इसको बोलते हैं कियास। क्वेश्चन नंबर 4, बोहरा कम्युनिटी फॉलोज विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, बोहरा समुदाय मुस्लिम विधि की किस शाखा को मानता है? ऑप्शन ए हनफी स्कूल, ऑप्शन बी मलिकी स्कूल, ऑप्शन सी जाफरी स्कूल, ऑप्शन डी इस्माइली स्कूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्माइली स्कूल। और जो इस्माइलिया शाखा है ये भी शिया संप्रदाय का शाखा है, इस्माइली शाखा, ठीक है। और इसकी भी कम्युनिटी क्या हो गई? बोहरा कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 5, बाय विच मैन अ मुस्लिम लेडी में लीगली मैरी, एक मुस्लिम स्त्री किस पुरुष से वैध विवाह कर सकती है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी किताबिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम। मुस्लिम जो वुमेन है वो सिर्फ मुस्लिम मेन से ही शादी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, ख्यार उल बुलूग मीन्स, इसका क्या अर्थ है ख्यार उल बुलूग का? ऑप्शन ए ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ऑप्शन बी अ फॉर्म ऑफ डावर, ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ वैलिड मैरिज, ऑप्शन डी इनफिडेलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो है किसी की शादी जो है वो 15 साल से कम एज में हो गई, तो जब वो 15 साल का हो गया उसके बाद वो अपने शादी को क्या कर सकता है, वो चाहे तो उसको मतलब उसको तोड़ सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, कि जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेता है उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है, तो वही बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिकॉग्निशन ऑफ मुता मैरिज एमंग सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी मुसलमानों में मध्य मुता विवाह के संबंध में क्या मानता है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी इनवैलिड, ऑप्शन डी वॉइडेबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वॉइड। जो सुन्नी मुस्लिम है वो मुता विवाह को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए उनके में वाइड होता है। मुता मैरिज जो है ये सिर्फ सिया में होता है, और सिया में भी एक शाखा है इतना असारिया, उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुता मैरिज कम्स टू एन एंड बाई, मुता विवाह का अंत कैसे होता है? ऑप्शन ए तलाक, ऑप्शन बी हिबा ए मुद्दत, ऑप्शन सी तलाक ए तफवीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिबा ए मुद्दत। हिबा ए मुद्दत द्वारा इसका जो है विवाह का अंत हो सकता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, जो शेष अवधि बचती है मुता मैरिज की उसको दान कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हिबा ए मुद्दत। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सुन्नी लॉ इफ हस्बैंड गिव्स तलाक अंडर कोअर्जन इंटॉक्सिकेशन एंड जोक दिस तलाक इज, सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे या मजाक में तलाक देता है तो यह तलाक क्या होता है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इनवैलिड, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये क्या हो जाता है, ये वैलिड जाता है। ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ तलाक कैन बी इफेक्टेड, तलाक प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन ए ओरली बाय स्पोकन वर्ड्स, ऑप्शन बी इन राइटिंग, ऑप्शन सी ओनली ए एंड नॉट बी, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आइदर ए और बी। ये ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय विधि के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच डेट इज सेलिब्रेटेड यूएन डे, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए एवरी ईयर ऑफ 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी एवरी ईयर ऑफ ऑन 25 जनवरी, ऑप्शन सी एवरी ईयर ऑन 30 जनवरी, ऑप्शन डी एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, क्योंकि जो है 24 अक्टूबर 1945 को
ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टेट्स साइंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945? इन सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए 41 स्टेट्स, ऑप्शन बी 15 स्टेट्स, ऑप्शन सी 51 स्टेट्स, ऑप्शन डी 52 स्टेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51 स्टेट्स। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था जिसमें कि जितने देशों ने उसमें हिस्सा लिया था सबने वहां पर सिग्नेचर किया था, ठीक है। सो वहां पे सबने साइन करके उसमें वो हिस्सा बने थे। तो इसमें क्या था, जो 51वें नंबर पे था सबसे आखिरी में, उसमें पोलैंड ने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डेट इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? किस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? ऑप्शन ए ऑन 24 अक्टूबर 1945, बी ऑन 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी ऑन 26 जून 1945, ऑप्शन डी ऑन 15 अगस्त 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑन 30 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म यूनाइटेड नेशन वॉज सजेस्टेड बाई। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए रूजवेल्ट, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी टीवी सुंग, ऑप्शन डी एल लिटिनाउ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन आर। संयुक्त राष्ट्र की दो ऑफिशियल भाषाएं क्या है? ऑप्शन ए इंग्लिश एंड हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश एंड जर्मन, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड उर्दू, ऑप्शन डी इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश एंड फ्रेंच। वैसे तो यूनाइटेड नेशन की 6 भाषाएं हैं, लेकिन जो दो संचालन भाषा है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है, तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश एंड फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 6, Which one of the following organ of the United Nations Organization perform legislative function? निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सा अंग वैधानिक कार्यों को निष्पादित करता है? ऑप्शन ए द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन बी द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी द जनरल असेंबली, ऑप्शन डी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द जनरल असेंबली। ये काम करता है लेजिस्लेटिव फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन? निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which article of the Charter of the United Nations permitted right to self defense? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में आत्मरक्षा का अधिकार अनुमन्य है? ऑप्शन ए आर्टिकल 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 13, ऑप्शन डी आर्टिकल 47। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following cases is related to the succession of state territory? निम्न में से कौन सा वाद राज्य क्षेत्र के उत्तराधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए प्लाम्स आइसलैंड केस, ऑप्शन बी एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, ऑप्शन सी राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस, ऑप्शन डी राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। यहाँ पे दूसरा केस है, ये नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल का वाद है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी right of passage over Indian territory case. Question number 10, in which of the following case it was held that if a person is not a citizen of any state he will be called stateless? निम्न में से किस केस में यह अभिनिर्धारित हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक नहीं है तो वह राज्य विहीन क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए नोट बॉम्ब केस, ऑप्शन सी वीकर वर्सेस ह्यूम, ऑप्शन सी विनॉन्स वर्सेस एजी केस, ऑप्शन डी स्ट्रोइक वर्सेस द पब्लिक ट्रस्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोट बॉम्ब केस। इसको बोला जाता है कि अगर किसी के पास राज्य का नागरिक नहीं है तो वह राज्य विहीन कहा जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी? निम्न में से कौन एक अचल संपत्ति नहीं है? ऑप्शन ए सरफेस ऑफ लैंड, ऑप्शन बी रिवर्स ऑन सरफेस ऑफ लैंड, ऑप्शन सी स्टैंडिंग टिम्बर, ऑप्शन डी थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टैंडिंग टिम्बर। ये जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है।
Question number 2. Section 3 of Transfer of Property Act gives the meaning attestation. It states that this means. संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 अभिप्रमाणित का अर्थ बताती है। यह बताती है कि इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अटेस्टेड बाय अ विटनेस, ऑप्शन बी अटेस्टेड बाय टू विटनेस, ऑप्शन सी अटेस्टेड बाय टू और मोर विटनेस, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज कंडीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अटेस्टेड बाय टू और मोर विटनेस। क्वेश्चन नंबर 3. Which is not covered by the term transfer of property? कौन सा संपत्ति अंतरण पद के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए गिफ्ट, ऑप्शन बी एक्सचेंज, ऑप्शन सी फैमिली सेटलमेंट, ऑप्शन डी लीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फैमिली सेटलमेंट। ये ट्रांसफर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4. सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, ऑप्शन सी व्हाट मे बी ट्रांसफर, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्हाट मे बी ट्रांसफर। इससे रिलेटेड है सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 5. रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज एप्लीकेबल टू। शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए मूवेबल प्रॉपर्टी वनली, ऑप्शन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी वनली, ऑप्शन सी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 6. The choosing between two rights where there is a clear intention that both were not intended to be enjoyed is known as। दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आशयित नहीं है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7. द लिटरेरी मीनिंग ऑफ लिस्पेंडेंस इज। लिस्पेंडेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अ प्रीवियस डिसीजन बार्स द सब्सिक्वेंट फाइलिंग ऑफ द सूट, ऑप्शन बी अ सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन सी एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ। एक ऐसा वाद जो न्यायालय के सामने जो है वो विचाराधीन हो, तो वो क्या होगा? वो लिस्पेंडेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 8. द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अप्लाई टू। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन बी स्टैंडिंग टिम्बर, ऑप्शन सी इफ सब्जेक्ट मैटर इज ग्रास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो है ये ना ओरल कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है, ना ही स्टैंडिंग टिम्बर पर और ना ही ग्रास पर। पार्ट परफॉर्मेंस का जो रूल है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9. अ लीज टू अ माइनर इज। अवयस्क को किया गया पट्टा क्या होता है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वॉइड। क्वेश्चन नंबर 10. विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर लीज। पट्टा निम्न में से किस प्रकार की संपत्ति का होता है? ऑप्शन ए वनली मूवेबल, ऑप्शन बी वनली इमूवेबल, ऑप्शन सी मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वनली इमूवेबल। लीज जो है सिर्फ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया जा सकता है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। क्वेश्चन नंबर 1. किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। मानव को अन्य मानव द्वारा मृत्यु कारित करना क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मर्डर, ऑप्शन बी कल्पेबल होमिसाइड, ऑप्शन सी होमिसाइड, ऑप्शन डी असैसिनेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होमिसाइड। एक मानव द्वारा दूसरे मानव का वध करना मानव वध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2. Exorcist beat a girl to free her from the evil spirits. As a result, the girl dies. He is guilty of। एक ओझा जो है वो मतलब जो झाड़ फूक करने वाला होता है, उसने एक लड़की को भूत प्रेत के प्रभाव से मुक्त करने हेतु तो इतना पीटा कि वह मर गई। वह किसका दोषी है? ऑप्शन ए मर्डर का, ऑप्शन बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑप्शन सी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ऑप्शन डी अटेम्प्ट टू मर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और अभी जो कल्पेबल होमिसाइड है ये बीएनएस के सेक्शन में
सेक्शन 100 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, X knows Y is suffering from a disease in his head and a blow to Y on his head is likely to cause his death. X give a first blow to Y on his head, Y dies. X is guilty of। क यह जानते हुए कि बस के सिर में जो है वो बीमारी से ग्रस्त है एवं ख के सिर पर एक वार करते ही उसकी मृत्यु होना संभाव्य है। क ख के सिर पर घूंसे से वार करता है, ख मर जाता है। क किसका दोषी है? ऑप्शन ए कल्पेबल होमिसाइड, ऑप्शन बी मर्डर, ऑप्शन सी कॉजिंग हर्ट, ऑप्शन डी नो ऑफेंस। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मर्डर, क्योंकि ये इस बात को जानता था, जानते हुए उसने किया था, इसलिए वो मर्डर का दोषी होगा। और अगर हम मर्डर देखिए बीएनएस में कौन से सेक्शन में है, तो ये है 101 में। क्वेश्चन नंबर 4, थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट। चोरी अपराध है किसके विरुद्ध? ऑप्शन ए अ पर्सन, ऑप्शन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूवेबल प्रॉपर्टी। जो थेफ्ट होता है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। अगर हम थेफ्ट की परिभाषा देखें बीएनएस में, तो ये है 303 में। क्वेश्चन नंबर 5, ए बाय पुटिंग बी इन अ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस बी टू साइन ऑन ए ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू ए। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। क जो होता है वो ख को एक घोर उपत्ति के भय में डालकर बेईमानी से ख को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे क को परिदत्त कर दे। क द्वारा क्या किया गया है? ऑप्शन ए चीटिंग, ऑप्शन बी एक्सटॉर्शन, ऑप्शन सी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन डी फोर्जरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटॉर्शन। इसमें जो भय है वो तत्काल भय नहीं है। अगर यहीं पे तत्काल भय हो जाता तो ये क्या हो जाता, ये रॉबरी हो जाता, लेकिन यहाँ पे तत्काल भय नहीं है, इसलिए क्या है, ये एक्सटॉर्शन है। और एक्सटॉर्शन दिया है बीएनएस में 308 में। क्वेश्चन नंबर 6, फियर विथ मर्डर। अब क्या आ गया यहाँ पे? फियर विथ मर्डर। ए ऑब्टेन फ्रॉम बी 20,000 विच ऑफेंस ए हैज बीन कमिटेड। मृत्यु कारित करने का भय दिखाकर अ ब से 20,000 रुपए प्राप्त कर लेता है। अ ने कौन सा अपराध किया है? जो इसके पहले क्वेश्चन था उसमें तत्काल मृत्यु का भय नहीं था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें ग्रीवियस हर्ट का भय था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मर्डर का भय दिखाया जा रहा है। तो ए क्या अपराध करता है? ऑप्शन ए एक्सटॉर्शन, ऑप्शन बी मिसचीफ, ऑप्शन सी रॉबरी, ऑप्शन डी चीटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबरी, ठीक है। और रॉबरी अगर हम देखें बीएनएस में कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 309 में। क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ ऑफ बाइगेमी डज नॉट अप्लाई वेयर। द्विविवाह विधि लागू नहीं होती जहां। ऑप्शन ए देयर वाज नो मेंस्ट्रुआ, ऑप्शन बी द अदर स्पाउस वाज लिविंग इन ए शेयर्ड हाउस, ऑप्शन सी बोनाफाइड रीजंस टू बिलीव दैट स्पाउस वाज डेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आर करेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोनाफाइड रीजंस टू बिलीव दैट स्पाउस वाज डेड। यदि भरोसे की योग्य सद्भावपूर्वक यह विश्वास हो कि यह पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है, तब वहां पे द्विविवाह लागू नहीं होगा। Question number 8. Which of the following fact does not amounting to defamation? Option A. Publication of any imputation. Option B. Imputation to a deceased. Option C. Imputation to a company. Option D. Opinion regarding public conduct of a public servant. ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ओपिनियन रिगार्डिंग पब्लिक कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। किसी लोक सेवक के लोक आचरण के संबंध में राय जो है वो डिफेमेशन नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी मृतक पर लांछन लगाना। अभी मैंने बताया था जब टॉर्ट में, तो कोई भी जो टॉर्ट है वो मृतक व्यक्ति के जो ऊपर है वो डिफेमेशन क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर हम यहीं पर बीएनएस में देखें तो डिजीज पर्सन के प्रति भी अगर कोई डिफेमेशन करता है तो ये ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। Question number 9. In which of the following case the Supreme Court has remarked that husband is not the master of his wife? निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है? ऑप्शन ए जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कैलाश सिंह वर्सेज प्रीति प्रतिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी केस में एडल्ट्री जो है, जो कि आईपीसी के 497 में था, इस सेक्शन में उसको
इसको यहाँ पे जो है इसको खत्म किया गया था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। क्वेश्चन नंबर 10, ए एंटर्स बी's हाउस थ्रू ओपन डोर बट क्विट्स फ्रॉम हाउस थ्रू सच होल मेड बाय हिमसेल्फ, एक्ट ऑफ ए सेज। क ख के घर में एक खुले दरवाजे से प्रवेश करता है किंतु मकान के उस छेद से बाहर निकलता है जो उसने स्वयं किया है। क ने क्या कृत्य किया है? ऑप्शन ए हाउस ट्रेसपास, ऑप्शन बी हाउस ब्रेकिंग, ऑप्शन सी ओनली क्रिमिनल ट्रेसपास, ऑप्शन डी लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसने क्या किया है? ये हाउस ब्रेकिंग किया है। और हाउस ब्रेकिंग अगर आप देखें बीएनएस के सेक्शन 330 यानी कि 330 सेक्शन में दिया हुआ है। लेबर लॉ, श्रमिक विधि के क्वेश्चन नंबर 1, विच एक्ट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफाइंस द टर्म ट्रेड यूनियन? औद्योगिक संबंधों में ट्रेड यूनियन शब्द को परिभाषित करने वाला अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल ट्रेड रेजोल्यूशन 1962, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ऑप्शन सी द ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1992, ऑप्शन डी द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द ट्रेड यूनियन एंड लेबर रेगुलेशन एक्ट जो है ये ट्रेड यूनियन को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मेंबर्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन? पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? ऑप्शन ए 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, ऑप्शन सी 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर, ऑप्शन सी हाफ ऑफ द टोटल मेंबर, ऑप्शन डी 2/3 ऑफ हाफ टोटल मेंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। इतने लोगों की सहमति चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी, द अपीलेट अथॉरिटी फॉर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज? औद्योगिक विवाद के अपीलीय अधिकारी कौन सा होता है? ऑप्शन ए लेबर कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं ये होते हैं अपीलेट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर द फॉलोइंग एरिया? औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करते हैं। ऑप्शन ए कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन बी लेबर लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? औद्योगिक विवाद के निपटारे का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी नेशनल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी कंसिलिएशन, ऑप्शन डी लेबर कोर्ट। और चूज द करेक्ट कोड है। ए में क्या है डी बी, और बी में है सी डी ए बी, ऑप्शन सी है ए डी सी बी, ऑप्शन डी सी बी डी ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी ए बी। यानी कि सबसे पहले कंसिलिएशन होगा, उसके बाद वहां पे कुछ नहीं हुआ तो लेबर कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, और सबसे आखिरी में नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैज बीन लिस्टेड आउट? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस अनुसूची के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। Question number 7, which one of the following is not a machinery for settlement of industrial dispute under the Industrial Dispute Act 1947? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवाद निपटान की मशीनरी नहीं है? ऑप्शन ए कंसिलिएशन ऑफिसर, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ऑप्शन सी कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन डी लेबर कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में विवाद निपटाने की मशीनरी नहीं है। बाकी कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन और लेबर कोर्ट ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच एक्ट प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड एडजुडिकेशन अथॉरिटी? निम्न में से कौन सुलह अधिकारियों और निर्णय प्राधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऑप्शन बी द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ऑप्शन सी द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन? निम्न में से कौन सा ट्रेड यूनियन का मान्यता प्राप्त अधिकार है? ऑप्शन ए राइट टू स्ट्राइक, ऑप्शन बी राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन सी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लेबर कोर्ट? निम्न में से कौन सा श्रम न्यायालय का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय एडजुडिकेशन, निर्णय के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निपटारा, ऑप्शन बी हियरिंग इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विवादों को सुनवाई, ऑप्शन सी मेकिंग लॉज रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण से संबंधित कानून बनाना, ऑप्शन डी डिसाइडिंग वेज रिलेटेड इशू, वेतन संबंधित मामलों का निपटारा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेकिंग लॉ रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर। ये काम श्रम न्यायालय का नहीं है। और बाकी जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करना, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच के विवादों की सुनवाई, वेतन संबंधी मामलों का निपटारा करना, ये श्रम न्यायालय का कार्य है। तो आज की वीडियो में हमको पढ़ना था जितना कि 100 क्वेश्चन, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा भी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।